डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पूरी तरह से सेपरेट पार्ट है इसका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अभी तक हमने जो पहला पार्ट किया है उससे काफी कुछ अंतर मिलेगा इसमें। ठीक है, अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उससे रिलेटेड नर्स इक्वेशन इन सब की बात की, लेकिन अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ मूव करेंगे। तो मैं याद होगा जब मैंने फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स का मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स को छेड़ा था, है ना। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स? द सब्सटेंस व्हिच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन एंड अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन। मतलब मैंने वहां पे केवल इलेक्ट्रोलाइट की ये डेफिनेशन तो मैं लिखाई है कि इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें कहेंगे बेटा, किन्हें कहेंगे? जो एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पे, मतलब मोल्टन स्टेट में, मतलब अपने थोड़ा सा पिघले हुए रूप में, या एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अच्छा, जब वो डिसोसिएट हो रहे हैं तो वो क्या आयंस में टूटेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब मैंने बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल HCl ले लो, KCl ले लो, NaOH ले लो, है ना, CS3COOH। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा हूँ वीक कौन सा है स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ठीक है, कोई भी ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ टूटेंगे आयंस में, तो वो क्या करेंगे? अलाउ करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होना अलाउ करेंगे। उनके सॉल्यूशंस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, सॉलिड स्टेट में पास नहीं हो सकती, क्योंकि सॉलिड स्टेट में वैसे तो HCl सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन HCl सॉलिड स्टेट में, मान लो NaOH तो देखा है तुमने सॉलिड स्टेट में, है ना। जैसे एक छोटी सी बॉल ले लो, उसको बीच में से काट दो तो ऐसी कुछ शेप बन रही होगी, देखो ऐसी कुछ शेप बनती है बेटा, है ना, एकदम छोटी सी शेप बनेगी। ऐसी प्लेटेलेट्स होती हैं NaOH की, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं प्लेटेलेट्स एक डिब्बा भरा हुआ है मेरे पास, तो उसमें अगर करंट के दोनों तरफ तार लगाता हूं तो मुझे अंदर कोई करंट महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो आयंस करंट कैरी नहीं करते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट और एक्वियस स्टेट में आने पर ही ये करंट कैरी करेंगे। अच्छा, ये भी तुम्हें बताया था कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें बोलते हैं जो सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से 100% डिसोसिएशन दे देते हैं, ठीक है। तो मान लो HCl है तो वो H+Cl- में पूरी तरह से टूट जाएगा, पूरी तरह से H+ के आयंस अलग, Cl- के आयंस अलग, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर अब HCl नहीं रह रहा होगा, कहीं एक भी मोल नहीं मिलेगा, पूरी तरह से H+ अलग हो जाएगा, Cl-। लेकिन जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, मान लो CS3COOH ले लेता हूं मैं, या फिर NH4Cl भी ले सकते हो तुम। तो इसके केस में क्या होता है, जब ये डिसोसिएट हो रहा है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट होता है तो NH4+ Cl- तो मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्वांटिटी में ये भी अभी अपनी सॉलिड फॉर्म में वहां पे बरकरार मौजूद रहेगा, ठीक है। इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, कुछ पार्ट सॉलिड भी मिलेगा, कुछ उसका आयंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसका सॉलिड पार्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, पूरी तरह से आयंस की फॉर्म में हमें इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक में मतलब समझ में आया। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें एक बार कुछ दिखा दिए थे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के भी, मैंने वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में नहीं बताया था, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है ये मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूँ, और इसकी आगे शायद जरूरत पड़ेगी तो मैं एक बार और बताऊंगा, ठीक है। जब मैं कोलब्रुक लॉ पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और डिस्क्राइब कर दूंगा। अभी फिलहाल याद रखो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हमेशा 1 आता है ना। मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि मेरे पास HCl पहले जितना था उतना ही वो डिसोसिएट होके बनता है, तो जब मैं अल्फा निकालूंगा बाद में जितने मोल मिल रहे हैं उतने आखिरी में मिलेंगे, तो अल्फा 1 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बेटा, जैसे CS3COOH है वीक इलेक्ट्रोलाइट के टर्म्स में, तो कुछ हमारे पास ये मोल भी है, ठीक है, ये मोल भी है हमारे पास। तो मान लो कि पहले मेरे पास 1 मोल था, तो बाद में जब वो डिसोसिएट हो रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो कुछ ना कुछ इससे ज्यादा ही मोल बनेंगे। तो मान लो 1.5 बनता है या 2 बनता है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इससे ज्यादा ही मोल मिलेंगे। तो अल्फा जो है हमेशा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए
1 से लेस आएगा। इसे थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे हम जब कोलरोस लॉ पढ़ाएंगे, उससे उस समय मैं अच्छे से समझाऊंगा। खाली इसलिए बता रहा हूँ ये क्योंकि मैं कुछ टर्म्स अभी डिफाइन करने वाला हूँ। वो टर्म्स के लिए तुम्हें बस खाली तरह बताना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट कैसे कहते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन टॉपिक ये है, कंडक्टेंस से रिलेटेड है ना, कंडक्टर। अरे सर कंडक्टर तो फिजिक्स में आता है, केमिस्ट्री में भी आता है ना? देख लो, फिजिक्स वाले केमिस्ट्री के बिना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करंट फ्लो कौन करता है? मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था, पहले मैं बता देता हूं, कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? ये सब डेफिनेशन अभी नहीं लिखवाऊंगा मैं, ठीक है? ये अब सॉलिड स्टेट ऐड हो ही गया है तुम्हारा, सॉलिड स्टेट में इसके डिटेल से पढ़ाएंगे। खाली अभी इतना समझ लो, कंडक्टर किसे बोलते हैं? जिसमें से करंट इजीली पास हो जाए, करंट कुड फ्लो, ठीक है? इससे थोड़ी जिससे कंडक्टिविटी होती है उन्हें सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं बेटा। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल क्या आ जाएगा? मेटल्स आ जाएगा, एलॉयज आ जाएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे। डायमंड नहीं, ग्रेफाइट आ जाएगा कार्बन का, जबकि ये नॉन मेटल है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स, और इसके बाद एक आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे बोलते हैं बेटा? जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है, उसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन का डायमंड ले लो, एक एलोट्रोप ले लो, डायमंड है ना, इसके बाद ग्लास हो गया, वुड हो गई, ये सब क्या है? इंसुलेटर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। कंडक्टिविटी दिखाता है थोड़ी थोड़ी, और कभी कभी जब स्थितियां अलग होती है तो कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा। तो इसमें तुम्हें एक एग्जांपल अभी याद रखना है, इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, सेमीकंडक्टर्स, और इस पूरे रिलेशन को मैं सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से तो मैं डिस्क्राइब करवाने वाला हूँ। एक पूरा वीडियो बनेगा इसके ऊपर, इसलिए फिलहाल खाली इतना ही बता रहा हूँ। सेमीकंडक्टर ऐसे समझो बेटा कि कोई हमारे पास एक एलिमेंट है, मान लो ए, जिसकी खुद कोई कंडक्टिविटी नहीं है, लेकिन जब वो मान लो एक बी के साथ मिक्स होता है तो कुछ कंडक्टिविटी शो करता है। मतलब इस मिक्स होने को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग, ठीक है। तो जब ए बी के साथ डोप्ड करता है तो कुछ कंडक्टिविटी शो करता है, और इसको ए बी सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। ए बी सेमीकंडक्टर एग्जांपल है इसका एक गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। सिरेमिक इसका एग्जांपल है। ये एग्जांपल में ज्यादा क्यों लिख रहा हूं? डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी एमसीक्यू में, बताओ ये कौन है? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। सुपर कंडक्टर से एक वर्ड और आता है, एक वर्ड और इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे बेटा, वो है सुपर कंडक्टर्स। देखो, जब कंडक्टर, ठीक से सुनना, जब कंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना, और मेंशन कर देता हूं 0 to 15 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर हो गया है। सेल्सियस में जाओगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, है ना। 0 से 15 केल्विन पे क्या करता है? सोर्स a conductor at very low temperature shows very high conductivity, very high conductivity, ठीक है। उन्हें बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स। उन्हें क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर्स। मतलब ये कंडक्टर की एक स्टेट है। जब हम कंडक्टर को 0 से 15 केल्विन पे लेके आ रहे हैं तो क्या होगा? कंडक्टिविटी एक्सट्रीमली हाई रीच करेगी, ठीक है। ये रिलेशन मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूं, टेम्परेचर कम होने पे, ठीक है, कंडक्टिविटी, मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है, सॉलिड कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा? इंक्रीज करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। 1 अपॉन लिख दूं तो शायद समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर और कंडक्टिविटी का
मेटलिक कंडक्टर के केस में क्या यही रिलेशन होता है। ये सबसे पहले वाले में इंट्रो वाला लेक्चर उठा के देखना, है ना, उसमें बताया था मेटलिक कंडक्टर के केस में ये रिलेशन होता है ना, 1 कंडक्टिविटी। एक तो ये कंडक्टर्स हो गए। अभी मैं आ रहा हूं इन सब चीज पे। मेरा मेन टॉपिक यही रहेगा कि टेम्परेचर और कंडक्टिविटी के बीच में इन्वर्सली रिलेशन आया कैसे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं तुम्हें सुपर कंडक्टर हो गया। डिफरेंस मैंने बताया था तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। मैं तुम्हें इंट्रो वाला वीडियो देखना। मेटेलिक कंडक्टर के अपने कुछ पार्ट्स हैं, है ना। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता था, दो तरीके के कंडक्टर हो गए बेटा। अब क्लासिफाई करते हैं कंडक्टर को, तो एक तो हो जाता है मेटेलिक कंडक्टर, एक हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये दोनों के बीच में डिफरेंस मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रो लेक्चर नंबर 1, मतलब ठीक है, पार्ट नंबर 1 उठा के देखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें तुम्हें डिफरेंस मिल जाएगा। वहां पे बाकी सब चीजें समझ में आती है, लेकिन जो मैंने लास्ट पॉइंट तुम्हें लिखा है, मतलब शायद 4th पॉइंट है वो, और वो जो पॉइंट है उसमें ये लिखा है कि जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उसमें टेम्परेचर कंडक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस दोनों अलग अलग चीजें, अभी मैं आ रहा हूं उन पे क्या है, लेकिन फिलहाल समझ लो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतनी कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, यहां पे करंट कौन कैरी करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरियर होते हैं, है ना। मेटल के अंदर, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही तो करंट लेके जाते हैं, करंट कैरियर होते हैं। और यहाँ पे करंट कैरियर कौन होगा बेटा, आयंस। इसीलिए इसको कभी कभी आयनिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारी एक, है ना, स्टूडेंट्स ने पूछा भी था कि सर ये रिलेशन नहीं बताया आपने उस वीडियो में। मैंने इसलिए नहीं बताया बेटा, वो केवल इंट्रो लेक्चर था। ठीक है, अब ये समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इसके केस में क्या है कि सबसे पहले मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले यहां आओ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रेंडमली मूव कर रहे हैं। अभी मैंने इसके ऊपर यहाँ कोई वायर टच नहीं किया है, अभी मेटल ऐसे ही रखा है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आता है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर जाता है, कोई इधर भी जा रहा होगा, कोई इधर भी जा रहा होगा, मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो मैं ओवरऑल देखने जाता हूं तो मुझे क्या मिलता है कि एक नेट में जब देखने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट तो उधर ही फ्लो होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं वायर के करंट को, है ना। लेकिन जब मैं देखने जाता हूं ओवरऑल तो मुझे पता चलता है कि 50% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कैंसिलिंग द मूवमेंट ऑफ 50% ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मतलब 50% इधर जा रहे हैं तो 50% इधर जा रहे होंगे, कोई इधर जा रहा है तो उसको कैंसिल करने वाला इधर जा रहा हो, तो मेरे को यहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है, नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या मिल रहा है बेटा, 0। एक स्टेट तो ये हो गई जब इसमें कुछ भी करेक्ट नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे को समझ में नहीं आता इसलिए समझ लो ये, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इससे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, मेटल है, ठीक है, इससे बैटरी कनेक्ट कर दी। अब ये पॉजिटिव पार्ट है तो यहां से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस करंट के फ्लो से क्या होगा, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन का ये फिक्स हो गया कि अब ये इधर ही मूव करेंगे, सभी के सभी। जब ये सभी इधर मूव करते हैं तो ये इस प्लेट से, मेटल की इस वाले कोने से दूसरे वाले कोने तक करंट को कैरी करेंगे। मतलब जो यहां तक वायर में आया है ना,
ये जो बैटरी वायर से कनेक्ट ये मेटल से वायर में आ रहा है, उसके बाद जो हमने मेटल एक पर्टिकुलर मेटल लगा रखा है उसके इलेक्ट्रॉन ने करंट कैरी किया और उन्होंने यहाँ पे इस करंट को छोड़ा। समझ में आ रहा है ना? सभी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन जो पहले रैंडम था अभी वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए करंट कैरी होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन करंट कैरी इस तरीके से करते हैं। थर्ड स्टेज, ये वाला रिलेशन समझना है हमें। देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये कोई पर्टिकुलर मेटल तो होगा, मान लो ये एल्यूमिनियम है, मान लो ये एल्यूमिनियम है, तो तुम्हें पता है कि एल्यूमिनियम जब टूटता है तो अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एक एल्यूमिनियम एटम में से। तो क्या हो रहा होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटा और यहां आ गया, तो इसने क्या किया, यहां पे एक होल छोड़ दिया बेटा। क्या किया? एक होल छोड़ दिया। इन्हें क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कोर या कर्नल। इन होल्स को क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे छोड़ के जाता है इन्हें बोलते हैं बेटा कोर और कर्नल। ये तुम्हें बस समझना है, ठीक है? ये मैं तुम्हें लिखवाऊंगा नहीं, केवल अभी अच्छे से समझ लो। ये जो स्पेस छोड़ा इसने क्या बोला? कोर और कर्नल। अब क्या होता है, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे बढ़ेगा, यहां पे एक स्पेस छोड़ेगा, ऐसे सब छोड़ेंगे। तो होता क्या है, जब ये स्पेस यहां खाली आ गया, अभी सोचो कि हम 10 लड़के एक साथ यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, मैं और मेरे दोस्त एक साथ खड़े हैं और हमारे पास 10 लोगों की जगह है, ठीक है? लेकिन और हमको कोई उधर से धक्का मार रहा है, एकदम खचाखच भरे हुए हैं, इधर से कोई धक्का मारता है, इधर से कोई धक्का मारता है, हम नहीं हिलेंगे, ठीक है? लेकिन हम में से बिल्कुल गैप नहीं है, ठीक है? हम में से कोई एक निकल के बाहर चला गया, ठीक है? अब क्या है, चाहे हम थोड़ा सा गैप बना के हाथ पकड़ के खड़ा कर लें, लेकिन अगर वो तेज धक्का मारेगा तो थोड़ा सा तो वाइब्रेशन होगा, है ना? चाहे हम बाहर नहीं जाएं या इधर उधर नहीं जाएं, लेकिन थोड़ा सा तो डिस्टरबेंस होगा। इससे होता क्या है कि ये जब इलेक्ट्रॉन्स गैप छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते जाते हैं तो इसके अंदर क्या है ना, वाइब्रेशन होता है, ये ना वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट के कारण क्या होगा, ये जो पहले यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन सभी इधर तरफ जा रहे हैं, अभी कुछ तो रह गए ना, तो जैसे जैसे वो इधर जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, वाइब्रेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो, मान लो ये ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसा ना होके बेटा, ये हो सकता है थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाए, है ना, थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाए, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन, और ऐसा भी हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाए। तो फिर से उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गया, ठीक है? तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से मतलब ठीक से मूव यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जितने पहुंचने चाहिए थे। तो क्या हुआ कि फिर से उसका जो कंडक्टेंस, पहले नेट जो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन 0 आ रहा था, अब 0 तो नहीं आएगा, कुछ तो आएंगे क्योंकि हमने यहां से करंट दे रखा है, ठीक है? लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना पहले हो रहा था, ठीक है? अच्छा, जो मैं तुम्हें बता रहा था कि कोई मुझे इधर से धक्का देता है, ठीक है, तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा। वो धक्का कौन देगा? इसके केस में वो धक्का मिलेगा जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं, है ना? जब हम इस प्लेट को गर्म करके रख रखा है मैंने नीचे, और ऊपर से इधर से वायर कनेक्ट है, ऐसे समझो ये प्लेट ऐसे रखी है, बर्नर यहाँ जला हुआ है, इधर से वायर कनेक्ट है, ठीक है? तो होगा क्या कि इसके अंदर वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डिस्टर्ब होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट डिस्टर्ब होने से क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि स्पेस आ गया ना। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आ सकता है, उसको जगह मिल रही है, ये भी खाली हो गया क्योंकि इसका तो चला गया। समझ में आ गई ना बात? तो मैंने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है बेटा, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। समझ में आया कि कंडक्टिविटी कैसे डिक्रीज होती है इसके केस में? बिल्कुल, और आना भी चाहिए, ठीक है? पर तुम्हें अल्टीमेटली ये याद होना चाहिए, ये मैंने समझा दिया तुम्हें, ठीक है? ये तुम्हारे कोर्स में ज्यादा है नहीं, लेकिन तुम्हें ये समझ में आना चाहिए। नहीं समझोगे तो किसी को कैसे समझाओगे? अगर तुम्हें कोई टॉपिक आता है तो उसका प्रूफ ये है कि तुम दूसरे को, सामने वाले को, उसको अच्छी तरह समझा सकते हो, गोली देके नहीं छोड़ोगे, है ना? अगर तुम उसे पागल बना रहे हो, इसका मतलब तुम पे वो अच्छे से आता नहीं है तुम्हारा, और तुम अब भी डाउट में हो कि वो तुम पे आता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे देखो
यहां तो करंट कैरी कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं, हमने क्या लिया है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट तो तुम जानते हो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड, ठीक है, पहले एक ही इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद करो क्या होता था, दो बीकर होते थे, एक इलेक्ट्रोड इसमें एक इलेक्ट्रोड इसमें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि दोनों बीकर एक ही इलेक्ट्रोड में होते हैं। ये भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करो, ये सब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है, केवल यहाँ पे कुछ चीजें समझा रहा हूं। और मान लो ये दो इलेक्ट्रोड है बेटा, ये सॉल्यूशन है हमारे पास NaCl का, ठीक है, ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए मैंने, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक में जस्ट रिवर्स होता है, जो एनोड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता था? नेगेटिव होता था एनोड, लेकिन यहाँ पे एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और कैथोड क्या है? यहाँ पे नेगेटिव होता है। ये याद रखना, बिल्कुल रिवर्स है सब कुछ, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, वो स्पॉन्टेनियस होती थी। यहाँ पे क्या है, हम एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देके रिएक्शन कंडक्ट करवाते हैं, अपने आप नहीं होती है, वहां पे अपने आप होती थी एनर्जी प्रोड्यूस होके, और इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें से लेके यूज करते हैं। जैसे बैटरी होती है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं होती है ना, डैनियल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वो, ठीक है बेटा। वो सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें क्या होगा, Na+ और Cl- के आयंस मूव करते हैं, तो Cl- के आयंस अलग टूट जाएंगे, Na+ के आयंस अलग टूट जाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेंगे और Na+ के पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा आयंस मूव करेंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। दोबारा, जितना ज्यादा, दोबारा बोलो एक बार फटाफट, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मेटेलिक कंडक्टर के केस में जितना ज्यादा टेम्परेचर हम रेज करेंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, उसमें ऐसे और इसमें दोनों ऐसे, ठीक है। तो इसमें हमको ऐसे डांस करना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वाले केस में। समझ में आया यहाँ पे, क्योंकि आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, इसीलिए क्या होगा बेटा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। बड़ा सीधा सा लॉजिक है, इलेक्ट्रोलाइटिक से नहीं भी याद रखो तो भी समझ में आएगा। यहां वाला थोड़ा सा बुद्धि वाला काम था, वो तो मैं समझा दिया, ठीक है। अब मैं कुछ टर्म तुम्हें डिफाइन कर रहा हूं और थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक दो चीज नहीं है, बाकी कुछ ऐसा नया नहीं है। चलो ये भी हो गया तुम्हारा। इसके बाद एक चीज तुम्हें बतानी है बेटा, ये कुछ पॉइंट्स लिख लो तुम। एक काम कर रहा हूं मैं कि मेटेलिक कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है वो कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का जो कंडक्टेंस है वो कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। मैं तुम्हें इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूंगा, जहां पे मैं उससे रिलेटेड एक अच्छे से PDF बना के डालूंगा, क्योंकि अगर मैं उसे यहाँ एक्सप्लेन करने जाता हूं तो ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, काफी टाइम चला जाएगा। उससे अच्छा तुम उस पर क्लिक करो, तुम्हें अच्छा खासा एक PDF तुम्हें वहां पे मिल जाएगा, एक फोटो मिल जाएगा जिसमें तुम्हें एक्सप्लेन किया होगा वो फैक्टर जिन पे मेटलिक कंडक्टर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स जिन पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिपेंड करता है। वो मेरी हैंड राइटिंग में हैंड प्रिपेयर्ड एकदम पेज है, उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। तो मैं वो पार्ट छोड़ रहा हूं, अब मैं डायरेक्ट किसी कुछ टर्म्स पे आता हूं, ये तुम्हें डिफाइन करने की करके। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है। अरे सर फिजिक्स चालू कर दिए तो क्या करें थोड़ी बहुत मेरे पे भी आती है, तो मैं भी तो थोड़ा फिजिक्स झाड़ लूं अपनी। किस पे झाड़ू, तुम लोगों पे झाड़ू। चलो, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, मतलब मेटेलिक कंडक्टर। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, V = IR, R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस। डेफिनेशन तो वैसे तुम लोग जानते ही हो, द मेजरमेंट एंड
द मेजरमेंट ऑफ बैरियर to the flow of current from a wire उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। अपने वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हो कैसे भी, ठीक है। ऐसे रेजिस्टेंस बोलेंगे, इसको मैं बोल देता हूं तो R इक्वल टू, हमें यहां से क्या मिल गया बेटा? V अपॉन R मिल गया। इक्वेशन नंबर 1। यूनिट, ऐसा यूनिट तुम लोग जानते हो, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? ओम होती है ना, ओम होती है। और ओम ऐसे भी लिख सकते हो तो, और इसी का ये सिंबल भी है, ठीक है। सेकंड टर्म है बेटा रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक रिलेशन तुम जानते हो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के, अगर मैं निकालना चाहूं तो ऐसी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L बाई ए की। ये L बाई ए क्या है? ये बेटा सेल कांस्टेंट है, लिख लेना ये सब। L बाई ए क्या है? सेल कांस्टेंट है, ठीक है। सेल कांस्टेंट क्या होता है? मान लो मेरे पास एक ये सेल है, ठीक है, तो इसकी लेंथ हो गई ये तो L हो गया, दोनों टर्मिनल के बीच में डिफरेंस। और A क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया तो तुम लोग जानते हो ना, एक एक ऐसे सर्कल काटते चले जाओ तो एक का जितना एरिया होगा, ठीक है, उसे क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो L बाई ए क्या हो गया? सेल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट मिलता है जिसे बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा इसे? हम रेजिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी में अगर मैं रेजिस्टिविटी डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ length 1 centimeter and of cross section area 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का वो रेजिस्टेंस है जब लेंथ कितनी हो बेटा? देखो बता रहा हूं, रेजिस्टिविटी का रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का जब लेंथ क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। एरिया में से स्क्वायर में आता है, पता ही तुम्हें। तो क्या होगा? ये दोनों टर्म हट जाएंगे, है ना, 1 ही तो बचेगा काट के, रेजिस्टेंस बराबर आ गया रेजिस्टिविटी, वही तो लिखा है। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। उस कंडक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। हो गई डिफाइन, ठीक है। चलो अब यूनिट की बात करते हैं। ऐसा यूनिट क्या मेजर करेंगे? ऐसा यूनिट हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले यहां से रो का फॉर्मूला बना लो, ठीक है। पहले यहां से रो का फॉर्मूला बना लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देना, क्योंकि हमें इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है, तो इसी का तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। R इंटू ए बाई एल, है ना। तो रेजिस्टेंस की क्या होती है बेटा? ओम होती है सर। एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अगर लेंथ सेंटीमीटर में ले रहे हो तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेंथ मीटर में तो एरिया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये बस मैं सेंटीमीटर के हिसाब से बता रहा हूं, इतना याद रखना। सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ किसमें हो गई? सेंटीमीटर में, तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया बेटा? ओम सेंटीमीटर, ठीक है। और ओम मीटर कैसे भी डिफाइन कर लो, तो ये इसकी क्या बन गई? ऐसा यूनिट। क्लियर है ना। चलो थर्ड पॉइंट आता है कंडक्टेंस क्या होता है।
अब आओ मेन पार्ट तो ये तो सब फिजिक्स में खेल रहे थे। थर्ड क्या बेटा, कंडक्टेंस क्या होता है। पहले तो डेफिनेशन लिख लो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। द रेसिप्रोकल, सर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हो, क्या करना है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी से, है ना, याद रखना जी से। रजिस्टिविटी को किससे करते हैं, रो से। ठीक है, तो जी इक्वल टू क्या हो गया, 1/r हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3। ऐसा यूनिट अगर बताता हूं तो क्या होगी, लिख सकता हूं पर ओम होगी। ऐसा यूनिट क्या होगी, पर ओम होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, पर ओम, और इसको मो भी बोलते हैं, मो, है ना, कंडक्टेंस का मो, मो आया ऐसा। चलो मो, ठीक है। और एक और वर्ड आ रहा है बेटा, साइमन भी होता है। ठीक है, क्या होता है साइमन, इसे कैपिटल एस से शो करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कंडक्टिविटी किसे कहते हैं।